नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से, जहां भारत और अमेरिका अब एक महारक्षा सौदे की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना अपनी ताकत को दोगुना करने के लिए 6 नए बोइंग P-8I पोसीडन विमान खरीदने जा रही है। उधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कबीर ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अब बात देश की राजधानी की। क्या दिलवालों की दिल्ली अब खौफ की दिल्ली बन चुकी है? बीते 24 घंटों में राजधानी के अलग अलग इलाकों में 6 घटनाओं की खबर ने सबको झकझोर दिया है। वहीं आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान एक बार फिर वैश्विक स्तर पर बेनकाब हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 37वीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। आखिर में भारतीय क्रिकेट टीम आज मैदान पर तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है। आज भारत और नामीबिया के बीच मैच खेला गया। वहीं 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आज की रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे भारतीय टीम आक्रामक तेवरों के साथ परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की नई रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर लंदन के अखबार ने किया बड़ा दावा। लिखा, एयर इंडिया ने केस छोड़ने के लिए 10 से 20 लाख रुपए का ऑफर दिया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ाई सैन्य तैनाती। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रकों पर तैनात किया। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। डेमोक्रेट पार्टी की अमेरिकी सांसद सिडनी कमलेगर डोब ने राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की। कहा, ट्रंप की वजह से भारत में क्वाड समिट नहीं हो पाया। इजराइल पर गाजा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का लगा आरोप। रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी का दावा, इनसे तापमान 3500 डिग्री पहुंचा। हजारों इंसान भाप बनकर हुए गायब। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का नोटिस, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो। कहा, यह देश को गुमराह कर रहे। और अब खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक धमाका हुआ है। ट्रेड डील के बाद अब भारत अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे घातक फोर्स बनाने की तैयारी में है। 6000 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए बोइंग P-8I पोसीडन विमानों की सुगबुगाहट ने पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है इस विमान की ताकत? कैसे समंदर की गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढकर तबाह कर देता है? और क्यों इस डील से हिंद प्रशांत क्षेत्र का पूरा समीकरण बदल जाएगा? चीन की विस्तारवादी नीति और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती घुसपैठ किसी से छिपी नहीं है। P-8I विमान को पनडुब्बियों का शिकारी कहा जाता है। इसमें लगे सेंसर और रडार इतने आधुनिक हैं कि ये मीलों गहरे पानी में छिपी दुश्मन की नाव का पता लगा लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डोकलाम और गलवान विवाद के समय भी भारत ने इन विमानों का इस्तेमाल करके चीन की हर चाल को नाकाम किया था। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई ट्रेड डील ने जिस दोस्ती की नींव रखी, ये रक्षा समझौता उसी का अगला पड़ाव है। ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य भारत के साथ व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना है और इस महाडील को उसी विजन का हिस्सा माना जा रहा है। ये डील न केवल हमारी वायुसेना और नौसेना की क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि अमेरिका के साथ हमारे रणनीतिक रिश्तों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चीन के पास अपने एयरक्राफ्ट जरूर हैं, लेकिन तकनीक के मामले में P-8I का कोई मुकाबला नहीं। विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी के मुताबिक चीन की तकनीक अभी भी अमेरिकी तकनीक से काफी पीछे है। यही वजह है कि सौदे की खबर से पाकिस्तान में खलबली मच गई और बीजिंग में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद का राजनीतिक तापमान चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए बागी विधायक हुमायूं कबीर ने अब अपनी ही पूर्व पार्टी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक कबीर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। विवाद की ताजा जड़ बनी है मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर को इसकी नींव रखने वाले कबीर ने बुधवार को काम शुरू करवाया, लेकिन NH पर निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस का कहना है कि ये तनाव रोकने के लिए किया गया, लेकिन कबीर इसे अपनी धार्मिक आस्था और अधिकारों पर हमला बता रही हैं। कबीर के मुताबिक इस भव्य निर्माण को पूरा होने में 2 साल लगेंगे, लेकिन सियासी जंग आज ही शुरू हो चुकी है। कबीर के निशाने पर सिर्फ ममता सरकार ही नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारी भी हैं। लाल गोला ओसी पर 20 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाते हुए कबीर ने सीधी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि 14 फरवरी को 1 लाख समर्थकों के साथ बहरामपुर की सड़कों पर उतरेंगे। उनकी जुबान अब 100
रॉकेट चार्ज करने और गोलियों का सामना करने जैसी हिंसक भाषा बोल रही है, जो चुनाव से पहले बंगाल के बिगड़ते हालात की गवाही दे रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो टीएमसी से निकाले जाने के बाद कबीर अपनी नई जनता उन्नयन पार्टी के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अपनी बेटी की बिल्डिंग को फ्रीज किए जाने के मुद्दे को उन्होंने सम्मान की लड़ाई बना लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो कोई नोटिस नहीं देंगे, बल्कि सड़कों पर फैसला करेंगे। बीते 24 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, उसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अलग अलग इलाकों में हुई 6 घटनाओं ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। इन घटनाओं के बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर भाजपा और उपराज्यपाल को घेरा। केजरीवाल का आरोप है कि भाजपा ने 1 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है और उन्हें जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, क्या आज वो खौफ की दिल्ली बन चुकी है? बीते 24 घंटों में दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, उसने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वो बेहद गंभीर हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति इस वक्त चरमरा गई है। पिछले 24 घंटों में राजधानी के अलग अलग इलाकों में 6 हत्याओं की खबर ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। कहीं स्कूल से लौटते 14 साल के मासूम पर चाकुओं से वार किया गया, तो कहीं आपसी रंजिश में गोलियां चलाई गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 साल के शासन में पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। इन्हें जनता की जान की रत्ती भर परवाह नहीं। बात सिर्फ अपराध की नहीं, दिल्ली का बुनियादी ढांचा भी अब लोगों के लिए मौत का जाल बन गया। जनकपुरी इलाके में एक 25 साल के युवक की मौत खुले नाले में गिरने से हो गई। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को घेरते हुए कहा कि वो खुद को नदी नालों का विशेषज्ञ बताते थे, लेकिन आज उनके विभाग डीडीए और उनके नियंत्रण वाले अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रही हैं। एक समय था जब एलजी साहब अफसरों की फौज लेकर कमियां निकालने पहुंच जाते थे, खुद को लोकल गार्जियन कहते थे, लेकिन आज जब पूरी सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार, तो वो एक चिट्ठी तक नहीं लिख पा रहे। आज हर गड्ढा और हर खुला नाला भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली का मुद्दा उठाकर राजनीति गरमा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में इस वक्त 2 दुनिया बस रही हैं। एक और आम आदमी की दिल्ली है जहां लोग मर रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की दिल्ली है जहां केवल उत्सव, रिबन कटिंग और छोले भटूरे खाई जा रही हैं। भारद्वाज ने सीधे शब्दों में पूछा कि अपनी संतान के साथ ऐसा हो तो कोई माँ उत्सव मना सकती है? क्या दिल्ली की सरकार को इन मासूमों की चीखें सुनाई नहीं दे रही? सवालों का घेरा बहुत बड़ा है। जब दिल्ली में पुलिस केंद्र के पास है, प्रशासन उपराज्यपाल के पास है और स्थानीय निकाय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, तो फिर जवाबदेही किसकी है? क्या दिल्ली की जनता सिर्फ राजनीतिक फुटबॉल बनकर रह जाएगी? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन वाली सरकार फेल हो चुकी है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल कार्यालय इन तीखे सवालों का क्या जवाब देते हैं। इस पूरी ही खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा और सनसनीखेज 37वीं रिपोर्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में सीधा दावा किया गया है कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में एक और डराने वाला खुलासा हुआ। आतंकी मसूद अजहर ने अब महिलाओं की एक नई आतंकी विंग तैयार कर ली है। आखिर आतंक की इस नई फैक्ट्री का मकसद क्या है और यूएन की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर और क्या-क्या बड़े खुलासे हुए हैं, देखिए रिपोर्ट। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान की पोल एक बार फिर वैश्विक मंच पर खुल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की एक ताजा और सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। यही नहीं, मसूद अजहर ने अब महिलाओं की एक नई आतंकी विंग भी तैयार कर ली है। आखिर यूएन के इस 37वीं रिपोर्ट में और क्या-क्या बड़े खुलासे हुए हैं, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। 10 नवंबर 2025 का वो काला दिन जब देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास एक जोरदार धमाके ने पूरे देश को दहला दिया था। उस कार बम धमाके में 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। आज उसी हमले पर
संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने मोहर लगा दी है। यूएन की 37वीं रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि इस हमले के तार सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट की माने तो जैश ने न केवल इस हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि वो अपनी जड़ों को और गहरा करने में जुटा हुआ है। एक और पाकिस्तान दुनिया के सामने दावा करता है कि उसने जैश और लश्कर जैसे संगठनों को खत्म कर दिया, लेकिन यूएन की ये रिपोर्ट की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा जैश की नई रणनीति को लेकर है। जैश का सरगना मसूद अजहर अब महिलाओं को ढाल बनाकर आतंक फैलाने की फिराक में है। 8 अक्टूबर को उसने महिलाओं की एक नई विंग जमात उल मुमिनात बनाने का ऐलान किया। हालांकि ये नाम अभी यूएन की प्रतिबंधित सूची में नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत के खिलाफ एक नई और खतरनाक साजिश का हिस्सा है। रिपोर्ट में सिर्फ जैश ही नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी यानी कि मुखौटा संगठन टीआरएफ का भी जिक्र है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी, जिसके लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराया गया। ये वही संगठन है जिसे पाकिस्तान अपनी हरकतों को छिपाने के लिए इस्तेमाल करता है। भारत पहले ही मई 2025 में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई कर चुका है। अब यूएन की इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के उस दावे को और मजबूत कर दिया कि पाकिस्तान आज भी टेरर फैक्ट्री बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद दुनिया पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाएगी या फिर इस्लामाबाद अपनी पुरानी आदतों को ही दोहराता रहेगा। यूएन की इस रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आतंक के आका अब नए नामों और नई विंग्स के साथ वापसी की कोशिश में है। लाल किले से लेकर पहलगाम तक हर साजिश के पीछे एक ही चेहरा है और वो है सीमा पार बैठा आतंकवाद। इस खुलासे के बाद भारत का पक्ष और मजबूत हुआ है। तो इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज भारत और नामीबिया के बीच मैच खेला गया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। 15 फरवरी को होने जा रहा है क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। आज के विशेष विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे कि कैसे रोहित के धुरंधर अपने आक्रामक तेवरों के साथ साथ परिस्थितियों के हिसाब से नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या भारतीय टीम का प्लान भी पाकिस्तान के खिलाफ कारगर साबित होगा? T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया में हलचल तेज है। ओपनर अभिषेक शर्मा पेट की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिन्हें अब छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन उनकी फिटनेस पर अंतिम फैसला मैच के दिन होगा, यानी शाम तक फैसला आ जाएगा। अगर वो पूरी तरह फिट नहीं होते तो टीम को ओपनिंग में बदलाव करना पड़ सकता है। संजू सैमसंग रिजर्व ओपनर के तौर पर पहली पसंद माने जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में लंबे नेट सेशन किए और जसप्रीत बुमराह का सामना भी किया। हालांकि हालिया फॉर्म उनके पक्ष में नहीं है। इसी वजह से ईशान किशन ने वर्ल्ड कप से पहले टॉप ऑर्डर में जगह बना ली थी। कोचिंग स्टाफ का कहना है कि टीम के सभी 15 खिलाड़ी अहम हैं और संजू की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। पूर्व क्रिकेटरों ने वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग में आजमाने का सुझाव भी दिया है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच को ध्यान में रखते हुए, जहां अतिरिक्त स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है। तिलक वर्मा ने साफ किया है कि मध्य ओवरों में स्थिर बल्लेबाजी बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि टीम के पास पावर हिटर्स की कमी नहीं है, लेकिन किसी एक बल्लेबाज को एंकर की भूमिका निभानी होगी ताकि फिनिशर्स को मंच मिल सके। अब सबकी नजरें 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मुकाबले पर है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अभिषेक फिट होंगे या टीम इंडिया ओपनिंग में बड़ा दांव खेलेगी। इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।